तैयारी स्टार्ट। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल से स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन परीक्षाएं व दूसरे काम उस समय मुंह चढ़ाते देखते हैं जब बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही हो। विराम। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आसपास के गांवों से बच्चों को बेतवा नदी को पार करने के जतन करने वाली तस्वीर डराने वाली है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी खास तौर से बरसात के दौर में बच्चों को कहीं उफनते नालों, क्षतिग्रस्त रास्तों को पार कर स्कूल जाने की मजबूरी बनी हुई है। सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों से जुड़े हादसों की खबरों के बीच इस तरह की तस्वीरें समूची शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली है। बच्चों की ऐसा दुस्साहस करने की मजबूरी सिर्फ इसीलिए है कि सरकार ने उनके गांव में स्कूल खोलने की या तो फिक्र ही नहीं की और की भी तो जरूरी संसाधन जुटाए ही नहीं। बच्चों की जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा ही जोखिम भरे सफर में कटने लगे तो फिर वे भला पढ़ाई की चिंता कब करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि कहीं बहते नालों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाला पार करने का जतन करते तो कहीं पानी का बहाव थमने का लंबा इंतजार करते बच्चे जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देते। सवाल यह भी कि आखिर क्यों किसी हादसे का इंतजार करने के बाद ही सरकारी मशीनरी की चेतने की बारी आती है। यूँ तो शिक्षा का अधिकार कानून RTE में स्पष्ट प्रावधान है कि हर बच्चे को उसके घर के नज़दीक ही शिक्षा पाने का अधिकार है। खासतौर से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा तो बच्चों को उनके घर के पास ही मिलनी चाहिए। पिछले वर्षों में सरकारों ने इस बात के प्रयास किए जरूर हैं, लेकिन सिर्फ स्कूलें खोलने की मुनादी तक के ही। कहीं स्कूल में शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं और कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं। रही सही कसर स्कूलों के समानीकरण की प्रक्रिया से पूरी हो जाती है। नामांकन बढ़ाने के प्रयास करने की बजाय स्कूल को बंद कर पास के स्कूल में समायोजित करने का आसान तरीका ही महकमे को समझ में आता है। सरकारी स्कूलों की इमारतें जहां कहीं बेहतर हैं वे जन सहयोग से ही हैं, अन्यथा कभी बरसात में छतें टपकने व कभी जर्जर इमारतों के ढहने की खबरें आए दिन सुर्खियां बनती हैं। इन स्कूलों में अफसरों के बच्चे तो पढ़ते नहीं, फिर फिक्र कौन करने लगे। शिक्षा का मतलब स्कूल खोलना, बच्चों को किताबें उपलब्ध कराना और परीक्षाएं लेना तक ही नहीं है। पढ़ाई के लिए आवागमन में ही बच्चों की ऐसी मुसीबतें पार करनी पड़े तो यह उनके जीवन संघर्ष की परीक्षा लेना ही कहा जाएगा। मजबूर बच्चों की ऐसी पीड़ा सचमुच झकझोरने वाली है। हमारे देश में अधूरी रहने वाली सड़क व पुल निर्माण योजनाएं भी इस तरह की जोखिम को और तेज करती हैं। शायद इसीलिए कि बच्चे किसी का वोट बैंक नहीं। जयपुर का सिंधी कैंप क्षेत्र वर्षों से शहर की सबसे बड़ी यातायात समस्याओं में शामिल है। यहाँ बढ़ते यातायात दबाव के कारण जाम के संकट से निजात पाने के लिए ही
अजमेर रोड पर करोड़ों रुपए खर्च कर हीरापुरा बस टर्मिनल विकसित किया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि इससे यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, सिंधी कैंप क्षेत्र में भी वाहनों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम होगी। राजस्थान रोडवेज की तो 200 से अधिक बसें पहले से ही हीरापुरा टर्मिनल तक पहुंच रही हैं, लेकिन इस मार्ग पर यहां पहुंचने वाली निजी बसों की संख्या करीब 50 है। हैरत की बात यह है कि सरकारी फरमान की अनदेखी कर अधिकांश निजी बस ऑपरेटर सिंधी कैंप व आसपास से ही बसों का संचालन कर रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित होने की समस्या जस की तस है। साफ है निजी बसों को यहाँ से हटाने के लिए सख्ती की ही नहीं गई। कहा यह जा रहा है कि बसों को नए टर्मिनल से संचालित करने का बस ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं। हर बार विभाग का इस तरह से पीछे हटना सवाल खड़े करता है। सार्वजनिक धन से बने ऐसे प्रोजेक्ट तभी सार्थक हैं जब उनका उद्देश्य भी पूरा हो। इस असमंजस की कीमत आम जन चुका रहे हैं। रोज हजारों लोग सिंधी कैंप और आसपास के क्षेत्र में जाम में फंसते हैं। समय की बर्बादी, अतिरिक्त ईंधन की खपत और मानसिक तनाव उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ये ऐसी लागत है जिसका हिसाब सरकारी फाइलों में नहीं दिखता, लेकिन कीमत शहर हर दिन चुका रहा है। अब सरकार और परिवहन विभाग को स्पष्ट निर्णय लेना होगा। यदि हीरापुरा टर्मिनल वास्तव में जाम का समाधान है तो निजी बसों का संचालन तय समय सीमा में वहां से कर दिया जाना चाहिए। नियम सबके लिए समान होने चाहिए। महज विरोध के डर से यह उदारता उचित नहीं कही जा सकती। सार्वजनिक हित से जुड़े निर्णय कानून और नीति के आधार पर लागू होने चाहिए, अन्यथा करोड़ों रुपए की यह परियोजना भी अधूरे उद्देश्यों का एक और उदाहरण बनकर रह जाएगी। विराम।